हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो डिस्कशन ओपिनियन ऐसे टाइप में होगा। एंड इस ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि जो बैंड डिस्क्रिप्टर के फीचर्स होते हैं, जैसे टास्क अचीवमेंट, कोहेजन लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामेटिकल रेंज, उसे हम कैसे मेंटेन करना है एंड कैसे आप 7+ और 8+ बैंड कैसे लिख सकते हैं। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल आंसर शेयर करूंगी जो 7+ बैंड का होगा। एंड इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो आइडियाज हैं वो कैसे लिखे हैं, एंड जो ग्रामर की रेंज है वो कैसे मेंटेन की है, एंड लेक्सिकल रिसोर्सेज कैसे हैं, एंड टास्क रिस्पॉन्स इसमें कैसे आता है। तो सबसे पहली बात जो मस्ट है किसी भी राइटिंग टास्क 2 को स्टार्ट करने के लिए, कि अगर आपको फाइनल्स में मान लो कोई ऐसा टॉपिक आता है राइटिंग टास्क 2 का, तो सबसे पहले जब भी आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ही करते हैं कि आपको टॉपिक दिया जाता है तो आप उसे लिखना स्टार्ट करते हैं। जब आप टॉपिक को पढ़ते हैं स्टार्ट कर देते हैं अपना ऐसे लिखना, जो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे लैग पे जाते हैं। क्योंकि अगर आप सीधा एक टॉपिक पढ़ने के बाद ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हो तो आपको जब टॉपिक लिख रहे होते हैं या ऐसे डेवलप कर रहे होते हैं, तो जब आप बीपीज लिखना स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको अपने आइडियाज़ लिखने होते हैं, तो वहाँ पे आप मोस्ट ऑफ टाइम आप स्टक हो जाते हैं। क्योंकि आपने सोचा नहीं होता कि मेरा आइडिया क्या होगा, तो फिर आप लिखते टाइम आप स्टक होते हो, तो आप जो आपका कोहेजन है वो लैग पे जाता है। आप इजिली जो फर्स्ट लाइन को सेकेंड लाइन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो सबसे पहले आपको 5 और 10 मिनट तक उस टॉपिक को एनालाइज करना होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन करनी होती है, जो मस्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक का ऐसे लिखने से पहले उसे डेवलप करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, अच्छे से उस टॉपिक को समझेंगे एंड उसके आइडियाज़ जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं उसे पहले लिखिए कि ये मेरा आइडिया होगा एंड उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, इसके ऐसे एग्जाम्पल सेट करूँगा। जब आप ऐसे लिख रहे होंगे तो उस टाइम पे आप स्टक नहीं होंगे। आपको पता होगा कि मैंने ये आइडिया लिखना है, इस आइडिया को मैंने ऐसे एक्सप्लेन करना है, इसकी ऐसे एग्जांपल है। तो आपको जो कोहेजन का पार्ट है वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे अगर आप मिलने के बाद उसकी 5 और 10 मिनट तक ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। तो जैसे हमारा टॉपिक है कि जो सम पीपल थिंक दैट एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स आर टू बिग फॉर इंडिविजुअल्स टू सॉल्व, कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो एनवायरमेंटली प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा है इंडिविजुअल्स को सॉल्व करने के लिए, while others think that the government cannot solve these problems unless individuals take some action। कि बट जो दूसरे हैं वो क्या सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इस एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती जब तक जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने लेवल पे कोई एक्शन नहीं लेते। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, के दोनों व्यूज को डिस्कस करना है, अपना ओपिनियन बताना है। तो आपको इसमें तो पता चल गया कि आपको जो दोनों व्यू है, सम पीपल का एंड अदर का, दोनों को एक्सप्लेन करना है, दोनों के मेरिट्स बताने हैं। जो आपका ओपिनियन होगा वो आप बीपी सेकंड में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन हमेशा हम मोस्ट ऑफ केसेस में 2 लाइंस में लिखते हैं। सबसे जो पहली लाइन होती है वो हमारी होती है कि हम जो टॉपिक सेंटेंस है उसको पैराफ्रेज करते हैं, नेक्स्ट अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन मैंने ऐसे लिखी, कंसिडरिंग द इशू ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, के जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के इशू को ध्यान में रखते हुए सम पीपल या सम आर्ग्यूड दैट दीज प्रॉब्लम्स आर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल एक्शन, के कुछ लोग कहते हैं कि जो ऐसी प्रॉब्लम्स है वो बियॉन्ड दी कैपेसिटी है इंडिविजुअल्स के लिए। वाइल अदर्स बिलीव दैट, बट दूसरे क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस विल बी इनइफेक्टिव विदाउट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस, के जो गवर्नमेंट के अप्रोचेस हैं या गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं वो इनइफेक्टिव हैं जब तक जो इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो ये तो हमने क्या उसका इन अदर वर्ड्स में लिखा, उसको पैराफ्रेज किया। नेक्स्ट हमारी थीसिस स्टेटमेंट, वाइल बोथ पर्सपेक्टिव हैव देयर वैलिड पॉइंट्स, कहते हैं चाहे दोनों पर्सपेक्टिव के अपने अपने वैलिड पॉइंट्स हैं, बट आई वुड साइड विद द लेटर व्यू पॉइंट, बट जो मेरी साइड है वो लेटर व्यू पॉइंट, लेटर मीन्स सेकंड व्यू पॉइंट की तरफ। जो सेकंड व्यू पॉइंट उसका क्या है कि गवर्नमेंट की एफर्ट्स इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स के साथ मैटर करते हैं इंडिविजुअल एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। तो सबसे पहले हम बीबी फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि जो सेकंड ओपिनियन, जो रेस्ट ऑफ ओपिनियन था वो क्या था कि जो इंडिविजुअल्स एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, वो हम बीबी सेकंड में लिखेंगे कैसे। On one hand, the argument that environment issues are too causal for individual intervention is grounded in the vast nature of this problem। कि अगर हम उस आर्ग्यूमेंट की बात करें जिसमें हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल की इंटरवेंशन है वो वास्ट जो नेचर है प्रॉब्लम्स का उसको सॉल्व करने के लिए नहीं है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कि इंडिविजुअल इसको सॉल्व नहीं कर सकता। फॉर इंस्टांस, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड ओशन पोल्यूशन आर ग्लोबल चैलेंजेस दैट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, लार्ज स्केल पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कि कहते हैं कि
फॉर इंस्टांस उसने एग्जांपल से स्टार्ट किया कि जो ऐसे एग्जाम्पल जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गई, ओशन पोल्यूशन हो गया। ओशन पोल्यूशन जो ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस हैं जिसको एक इंडिविजुअल सॉल्व नहीं कर सकता अपने लेवल पे, जिसके लिए एक लार्ज स्केल पॉलिसीज, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। एन इंडिविजुअल रिसाइकलिंग और प्लांटिंग अ ट्री, कहता है कि एक इंडिविजुअल एक रिसाइकलिंग करता है, प्लांटिंग अ ट्री, ऑल दो एडमायरेबल, चाहे कि वो एक एडमायरेबल है, सीम्स इनकॉन्सियंटल इन द फेस ऑफ सच ओवरवेलमिंग प्रॉब्लम, कि वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही कम लगता है अगर हम इस ऐसी जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स की बात करें जो ग्लोबल वार्मिंग की है, डिफॉरेस्टेशन की है, लोगों की रिसाइकलिंग करना या प्लांटिंग ट्री करना, वो बहुत ही एक माइनर सा एफर्ट है उनके लिए। एडिशनली बिग कॉरपोरेशंस ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन, क्या कहते हैं उसके अलावा जो बिग कॉरपोरेशन होती हैं, ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए, आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है उसके कंट्रोल से वो बाहर होती हैं। इट इज़ बिलीव दैट ओनली गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पॉलिसीज कैन एड्रेस दीज चैलेंजेस इफेक्टिवली, तो इसलिए ये बिलीव किया जाता है कि जो सिर्फ जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ हैं जो इस चैलेंजेस को बड़े अच्छे से टैकल कर सकती हैं। तो फर्स्ट बीपीओ ने उसने कैसे एक्सप्लेन किया, जो उसका फर्स्ट ओपिनियन था कि लोगों को लगता है कि इंडिविजुअल्स नहीं सॉल्व कर सकते, तो उसने एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं जो एक बहुत बड़े लेवल तक होते हैं, इंडिविजुअल की अप्रोच वहाँ तक नहीं होती या एक कॉमन इंडिविजुअल वहाँ तक अप्रोच नहीं कर सकता, तो वो एक गवर्नमेंट का ही स्टेप होता है कि उस ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल करें। तो सेकंड बीबी में हमारा ओपिनियन है कि जो कोलैबोरेशन है इंडिविजुअल की एंड गवर्नमेंट की, वो इक्वली रोल प्ले करती है। ऑन द अदर हैंड द रोल ऑफ इंडिविजुअल एक्शन इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कांट बी अंडर एस्टिमेटेड, के जो इंडिविजुअल का रोल है एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन में, हमें उसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट्स derive their policies and actions for the collective will of the people, के जो गवर्नमेंट्स हैं वो पॉलिसीज एंड एक्शंस इम्पैक्ट करती हैं पीपल के विल के अकॉर्डिंग, फॉर इंडिविजुअल्स टू प्रायोरिटाइज द एनवायरनमेंट इन देयर डेली लाइफ्स, कि अगर इंडिविजुअल्स हैं वो प्रायोरिटी देते हैं इन्वायरमेंट को अपनी डेली लाइफ में, इट पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट, वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे कि वो अपनी जो पॉलिसीज एंड एक्शंस हैं उसे इम्प्लीमेंट करें। फर्दरमोर इंडिविजुअल एक्शंस when exaggerated can have a profound impact, कि जब जो इंडिविजुअल्स के एक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे के लिए होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ एवरी इंडिविजुअल रिड्यूसेस देयर प्लास्टिक कंजप्शन, अगर हर एक इंडिविजुअल अपनी जो प्लास्टिक की कंजप्शन है उसे रिड्यूस करे, इट कुड लीड टू द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्लास्टिक पोल्यूशन, वो बहुत अच्छा या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने में। Also, grassroots movements started by individuals have historically been potent in influencing environmental policies, के जो grassroots movements होते हैं अगर वो individuals के द्वारा स्टार्ट किए जाएं तो वो एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा या बहुत ही अच्छा फैक्टर रहेगा जो एनवायरमेंटल की पॉलिसीज़ हैं उसको इन्फ्लुएंस करने में। तो सेकंड पेपर में हमने क्या बताया कि जो इंडिविजुअल्स के एक्शंस हैं वो कैसे इक्वली रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट्स की पॉलिसी के साथ। जो हमने यहाँ पे वर वाला सेंटेंस बनाया, वर इंडिविजुअल्स टू प्रायोरिटाइज द एनवायरनमेंट इन देयर डेली लाइफ्स, वर का सेंटेंस है, जब हम इफ़ के सेंटेंसेस की बात करते हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो उसी का टाइप होता है ये। अगर हम वर से स्टार्ट करते हैं तो ये 7+ और 8+ बैंड की जो ग्रामर की स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें आता है ये वर्ड इंडिविजुअल्स टू, मीन्स इफ इंडिविजुअल्स प्रायोरिटाइज द एनवायरमेंटल policies. Next, in conclusion, while it's true that some environmental challenges are monumental and required governmental इंटरवेंशन, के कहते हैं कि चाहे ये ट्रू है कि जो इन्वायरमेंटल कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट कि जिसमें गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो मस्ट है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एक्शंस कांट बी साइडलाइन, जो एक इंडिविजुअल की इम्पोर्टेंस है, इंडिविजुअल के एक्शंस है उसे हम अंडर एस्टिमेट या निगलेक्ट नहीं कर सकते। द होलिस्टिक अप्रोच वेयर गवर्नमेंट्स क्रिएट enabling environments for individuals to act sustainably and where individuals hold governments
अकाउंटेबल सीम्स टू द मोस्ट इफेक्टिव पाथ फॉरवर्ड, कि एक होलिस्टिक अप्रोच जिसमें जो गवर्नमेंट है कुछ इन्वायरमेंट के लिए क्रिएट करती है या कुछ एक्ट एंड पॉलिसीज़ बनाती है, इंडिविजुअल्स उस पे ऊपर वर्क करता है, तो एक कोलैबोरेटिव वे रहेगा इस इन्वायरमेंटल इशू को टैकल करने के लिए। तो इस ऐसे में हमने एक जो आइडियाज़ है उस वो ब्रॉडर यूज़ किया, एक अच्छा टास्क रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट किया कि वो इजीली 7+ और 8+ बैंड का सैम्पल आंसर बन सके। आई होप आपको ये ऐसे समझ आया होगा, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू ऐसे शेयर करेंगे आपके साथ उसका सैम्पल आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।